नहीं चाहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वाला। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। देखिए अरुण कपोलों यानी लाल लाल गाल। अरुण कपोलों का मतलब होता है लाल लाल गाल यानी गालों की लालिमा। मतवाली यानी मस्त। अनुरागिनी यानी प्रेम करने वाली। उषा यानी प्रातः काल सुबह सुबह का समय। मधुमाया, मधुमाया का मतलब होता है मधुर मोहक। स्मृति पाथे, स्मृति पाथे का मतलब होता है स्मृति रूपी संबल, यादों रूपी सहारा। स्मृति पाथे का मतलब होता है यादों रूपी सहारा। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पंथा यानी रास्ता। सीवन यानी सिलाई, सिलते हैं ना अपन जो कपड़े सिलते हैं वो सिलाई। कंथा, कंथा यानी गुदड़ी अर्थात अंतर मन की कहानी। अंतर मन, अंदर के मन की कथा। इसका संदर्भ वही रहेगा। अब इसकी प्रसंग देखिए। इस पद्यांश में कवि अपनी मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि अपने पलों को याद करते हुए कहता है कि मेरी प्रियतमा के जो लाल लाल गाल हैं, जो कपोल हैं, वो इतने सुंदर थे कि जो सुबह सुबह की उषा यानी प्रातः का जो समय है वह भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा चढ़कर कह दिया। अतिशयोक्ति अलंकार भी है। कवि का कहने का मतलब ये है कि उनकी जो प्रियतमा है उसके गाल की लालिमा इतनी मतवाली और इतनी सुंदर थी कि जो सुबह सुबह की उषा यानी प्रातः काल का जो समय है वो उसकी सुगंध भी मतलब उस प्रातः काल की सुगंध, प्रातः काल की जो लालिमा है वो लालिमा भी प्रातः काल कवि की प्रियतमा से उधार लेती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि की प्रियतमा के गालों की लालिमा इतनी मतवाली और इतनी सुंदर थी कि प्रातः काल की जो उषा है वो उषा भी उस प्रियतमा से लालिमा उधार लेती थी, मतलब उससे लेती थी। कहने का भाव ये है कि मेरी प्रियतमा के लाल लाल कपोल उषाकालीन लालिमा से भी सुंदर थे। उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है कि आज उसी प्रेमिका की यादें मुझ जैसे थके हुए राहगीर के लिए एक संबल बनी हुई है। कवि अपने जीवन के दुखों के बोझ को ढोता ढोता थक गया है और उनकी प्रेमिका की जो मधुर स्मृतियां हैं वही उनके लिए संबल बनी हुई है, यादें बनी हुई है, सहारा बनी हुई है। और उसी सहारे संबल और सहारे में मैं जीवन रूपी रास्ते पर चल रहा हूँ। उन्हीं यादों के सहारे मैं इस जीवन रूपी रास्ते पर चल रहा हूँ। अब मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या तुम मेरी उन मधुर यादों की गुदड़ी यानी कंथा, गुदड़ी उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर जागना चाहते हो? मतलब तुम ऐसे यादों रूपी जीवन को लेकर जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो उसमें तुम मेरे मधुर यादों की इस गुदड़ी को उधेड़ उधेड़ कर मेरे अंदर झांकना चाहते हो, अर्थात मेरी वेदनामयी स्मृतियों को जगाकर देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। इसलिए कवि अपने मित्रों को कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं,
वे आत्मकथा लिखकर अपनी दुखमयी स्थिति को सबके सामने लाए। ऐसा कवि के मित्र चाहते हैं, लेकिन कवि नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में छल, कपट, धोखा सब खाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पूरा जीवन रीता है, खाली है, वेदनामयी भरा हुआ है, महत्वहीन है। इसलिए वे आत्मकथा लिखकर अपनी वेदनामयी स्थिति को सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। आगे देखिए, इसमें इसका काव्य सौंदर्य भी यही रहेगा। अब इसका अंतिम पद्यांश, इस कविता का अंतिम पद्यांश देखिए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि अपने जीवन को बहुत छोटा कह रहा है और अपने इस छोटे से जीवन की इतनी दुख भरी, इतनी लंबी वेदना भरी कथा में आज कैसे सुनाऊं, ये कवि कह रहा है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कवि ये कहना चाह रहा है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की कथा कहानी है, दूसरों के दुख भरे जीवन की कहानियां सुन सुनकर मेरा चुप रहना ही बेहतर है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा। वे अपने मित्रों से कह रहे हैं कि मेरे जीवन की इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या कर लोगे। अभी समय भी नहीं है, थकी हुई सोई है मेरी मौनवता। मतलब अभी कुछ जीवन में कहने और सुनाने का समय भी नहीं है। मैं अपने जीवन से बहुत थक गया हूँ। मेरे जीवन की जो ये मौन व्यथा है, मेरा जीवन की जो एक कथा है, ये दुख है, ये चुप है, ये थक कर सो गया है। मेरे जीवन का ये वेदनामय कथा, दुख, ये सब थक थक कर सो गए हैं। इसलिए अभी समय भी नहीं है सुनाने का। देखिए, इसका वापस बताती हूँ अर्थ। औरों की यानी दूसरों की, औरों की मतलब दूसरों की, मौन यानी चुप रहना, आत्मकथा यानी अपने जीवन की कहानी स्वयं कहना। आत्मकथा का मतलब होता है अपने जीवन की कहानी अपने ही शब्दों में, अपने ही द्वारा कहना, वो होता है आत्मकथा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आत्मकथा से तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, या आत्मकथा का मतलब क्या होता है। तो इसका वन लाइन आंसर यही होगा कि आत्मकथा का मतलब ये है कि अपने जीवन की कहानी अपने ही शब्दों में कहना। मौन यानी शांत और व्यथा यानी परेशानी, बेचैनी। इसका संदर्भ वही रहेगा। इस पद्यांश में कवि अपनी व्यथा न सुनाकर दूसरों की चुपचाप सुनना चाहते हैं। वे अपनी नहीं सुनाना चाहते, लेकिन जो दूसरे सुना रहे उनकी वो चुपचाप सुनना जरूर चाहते हैं। तो देखिए, कवि कहता है कि मेरे इस छोटे से जीवन में अनेक घटनाएं घटी है। मैं आज उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां कैसे कहूँ। क्या अच्छा ये नहीं कि औरों की सुनता मैं चुप रहूं। इससे तो अच्छा है कि मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों से कहता है कि तुम मेरी इस भोली वाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है। कवि के जीवन में, जीवन की आत्मकथा में उसके मित्रों के लिए काम की कोई बात नहीं है। और अभी मैंने कोई महानता भी प्राप्त नहीं की है कि जिसके बारे में मैं ऐसा कोई अनुभव लिखूं और तुम पढ़ो और उससे प्रेरणा ग्रहण करो। इस काल में, समय यानी काल, इस काल में मेरे जीवन के सारे दुख, दर्द और व्यथाएं शांत है। इसलिए मैं उन व्यथित करने वाली यादों और वेदनाओं को फिर से जगा दूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु यानी दुख देने वाली स्मृतियों को फिर से जगाऊं। इस समय कवि के सारे दुख दर्द सोए हुए हैं और मित्रों के आग्रह पर वो अपनी आत्मकथा लिखकर अपने सोए हुए दुख दर्दों को जगाना नहीं चाहता है। कुल मिलाकर कवि अपने जीवन की कथा, वेदनामयी कथा, व्यथा को सुनाकर अपने मित्रों को निराश
नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे, पर उनके मित्र बार बार चाह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो कवि क्यों नहीं लिखना चाह रहे? उन्होंने अपनी इस आत्मकथ्य के माध्यम से अपने मित्रों को बता दिया है कि वे क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। यह आपकी कविता यहीं समाप्त होती है। आपको इस कविता के अलग अलग पद्यांश को अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग करके व्याख्या लिखनी है, इसका कठिन शब्द लिखने हैं, संदर्भ प्रसंग लिखना, काव्य सौंदर्य लिखना है। कुल मिला के इसमें मैंने 5 हिस्से किए हैं इस कविता में, तो आपको 5 व्याख्या लिखनी है। 5 हिस्सों में इस कविता की व्याख्या लिखनी है। धन्यवाद।